आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इक़रा पत्रिका। थार न्यूज़ इक़रा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम वक्फ़ बोर्ड के मेंबर और सरवार दरगाह शरीफ है ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, उनके मुतवल्ली यूसुफ़ साहब से हम बात करना चाह रहे हैं वक्फ़ जायदाद के डेवलपमेंट और वक्फ़ बोर्ड को लेकर के। यूसुफ़ साहब, आपका थार न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। यूसुफ़ साहब, आप को कितनी साल हो गए, कब आप मेंबर बने थे? मैं 1999 में पहली मर्तबा वोट का इलेक्शन मैंने जीता। तब से आज तक की तारीख में ये मेरा 5वां इलेक्शन हो गया। आप 1999 से लगातार वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, इलेक्टेड मुतवल्ली कोटे से, यानी करीब 22-23 साल हो गए आपको। तो इस 22-23 साल में राजस्थान में जो वक्फ जायदादें जो डेवलप हुए हैं, उनमें 2-4 ऐसी जायदादें जो इनका डेवलपमेंट वाक़ई बड़ा सराहनीय हुआ है। ऐसी जायदादों के बारे में आप बताइए? देखिए, सबसे पहला डेवलपमेंट तो हम दरगाह शिव सरवाड़ का किया। राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास आज सबसे बड़ा बताने के लिए दरगाह शिव सरवाड़ है कि हमने जब डेवलपमेंट किया उसका। इसके बाद दरगाह शिव कपासन है, वहाँ भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ हमारी कमेटी के ज़रिए। दरगाह शिव चित्तौड़ है, वो पहले से डेवलप है, उसके बाद भी वो लोग प्रयास करते हैं, अच्छे तरीके से होता है, बढ़िया हो रहा है काम उनका। डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, हम तो हमेशा से इस बात में अग्रणी रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को अगर हमको जिंदा रखना है, वक्फ बोर्ड की तरक्की करनी है, वक्फ बोर्ड की खुशहाली देखनी है, तो इसके लिए हमको प्लानिंग के तहत वक्फ बोर्ड में डेवलपमेंट करने ही पड़ेंगे। हमारी जायदादें जो है अनदेखी की जो शिकार होती हैं, वो तभी रुक पाएंगी जब हम उसका एक प्लानिंग करेंगे और जायदादों का डेवलपमेंट करेंगे। तब जाकर के हमारी जायदादें भी महफूज रह जाएंगी और वक्फ बोर्ड अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। नहीं, जैसे आपने जिन जायदाद का बताया, जैसे राजधानी जयपुर में जहाँ हम बैठे हैं, वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी है, यहाँ काफ़ी जायदाद हैं। यहाँ की ऐसी कौन-सी जायदाद है जो डेवलप हुई है जयपुर की? देखिए, जहाँ तक जयपुर का सवाल है, मेरे कार्यकाल के अंदर तो अभी जयपुर के अंदर तो ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं। बाकी हमारे प्लानिंग के अंदर जैसे दरगाह अमनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है, और सबसे बड़ी जायदाद हमारी बाग नवाब कल्लन है, और अपने करबला है। तो ये हमारी जायदादें ऐसी हैं जिसको, या कब्रिस्तान कप्तान फैज़ मोहम्मद है घाट दरवाजे के ऊपर। हमारे पास ऐसी जायदादें हैं जिसके को हम बहुत जल्दी अगर चाहें तो उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ये हमारी अगर जायदादें डेवलप हो जाती हैं तो हमको दिखाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और बोर्ड भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। नहीं, जयपुर में जैसे सबसे बड़ी एक जो मसला है कि जयपुर में कोई भी मुस्लिम हॉस्टल नहीं है। जो कुछ हॉस्टल एक आध बनाए हैं, वो अलग-अलग बिरादरियों ने अपने लेवल पे बनाए हैं। तो जयपुर में मुस्लिम हॉस्टल के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। तो आप जो जायदाद वक़्फ़ जायदाद कप्तान फ़ैज़ मोहम्मद बता रहे हैं घाट गेट की, इसका ऊपर आप लोगों ने ही 8-10 साल पहले उसका अतिक्रमण हटाया था, बस स्टैंड वग़ैरह था उसके ऊपर और अभी भी उसके अंदर काफ़ी अतिक्रमण है। क्या उस जायदाद के डेवलपमेंट के लिए कई चीज़ें बनी जिसमें एक घोषणा ये हुई कि वहाँ एक जवाहरात के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। क्या उस जायदाद का कोई डेवलपमेंट हो सकता है, उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जा सकता है? देखिए, जो बात आपने कही है कप्तान फैज़ मोहम्मद के लिए, वक्फ जायदाद घाट दरवाजे के लिए, ये बिल्कुल सच बात है कि हमने इसके लिए प्लानिंग करी है, और ये तब मुमकिन हो सकेगा जब हम उसके अंदर पूरी तरीके से तवज्जो देंगे और पूरी तरीके से लगन लगाएंगे। तब जाकर के प्रॉपर्टी डेवलप होती है। खाली हमारी बातें करने से, वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करने से कोई प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती है। नहीं, आपकी इस बोर्ड में भी जो मीटिंगें हुई हैं आज तक और उसके अंदर करीब 150 कमेटियाँ भी बना दी हैं। कुछ कमेटियों पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मीटिंगें हुई हैं बोर्ड की, उसमें एक बार एक चीज़ का ऐलान हुआ कि वक्फ बोर्ड पेट्रोल पंप बनाएगा। एक बार ऐलान हुआ कि वक्फ बोर्ड हॉस्टल बनाएगा, जिसमें 5-6 हॉस्टल जयपुर में ऐलान किया गया, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग। तो इस डेढ़ 2 साल के इस कार्यकाल में कहीं कोई हॉस्टल का, कहीं कोई नींव का पत्थर रखा गया है जयपुर के अंदर या कहीं राजस्थान में वक्फ बोर्ड की तरफ से? जी नहीं, कुछ नहीं रखा। और ये जो आप जितनी बात आप कह रहे हैं, ये ऐसा कोई प्रपोजल आज तक की तारीख में बोर्ड की मीटिंग में तो आया नहीं। और
हमने एक रेज़ोल्यूशन ज़रूर पास किया था, ये मोती डूंगरी दरगाह के वहाँ पर बनाने के लिए, लेकिन वो जो कब्रिस्तान की जगह थी, उस जगह नहीं था, बल्कि उस साइड के अंदर वाला मामला था, जो विवादित हो गया बाद में और वो रुक गया मामला। वरना हमारी प्लानिंग ये थी कि उसके ऊपर छात्रावास बना दिया जाए, जिससे कि हमारे मुस्लिम बच्चे इधर-उधर जो भटकते हैं, उनको सहूलियत मिल जाए उससे। ये हमारा प्रयास है और हम तो अब भी ये चाहते हैं कि जयपुर के अंदर हमारी जो जगह मैंने आपको बताई, दरगाह अमन शाह साहब बताई, करबला बताई, कप्तान फैज़ मोहम्मद बताया, ये वो जगह हैं जहाँ हम क्या नाम उसका फ़िक्र अमल करें, तो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, तो ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए फ़ारूक साहब मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि पूरे बोर्ड को चिंतित होना पड़ेगा। इसके ऊपर बैठ कर के बात करनी पड़ेगी, इसके निर्णय लेने पड़ेंगे, इनकम और सोर्स देखनी पड़ेगी, इसके लिए पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा और ये तब होगा जब हम पूरी तरीके से इसमें समर्पित होंगे, इसके लिए काम करेंगे। खाली बातें करने से या बोर्ड के अंदर बैठ के रेज़ोल्यूशन पास करने से कुछ नहीं होता। जो अतिक्रमण हटने का जो मामला है वक्फ बोर्ड का, ऐलान तो होते हैं कि फलाँ जायदाद का हट गया, ये हो गया। लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले और दूसरे कोर्टों के फैसले भी आ चुके हैं, लेकिन कई जायदाद ऐसी हैं कोर्ट के फैसले के बाद भी उसका अतिक्रमण बोर्ड नहीं हटा पाया है। इसकी क्या वजह है? और अगर बोर्ड ने कोई ऐसे अतिक्रमण इस साल 2 साल में हटाए हैं, 2-4 जो प्राइम लोकेशन कोई ऐसी जायदाद हैं, जिनके हटाए हैं और नहीं हटा पा रहा, तो उसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, ये जो भी आपने फरमाया वक़्फ़ ट्रिब्यूनल हो या स्टेट ऑफिसर कोर्ट के निर्णयों के बाद जो हमको जहाँ कब्ज़े लेने होते हैं कब्ज़े लिए भी हैं हमने, ऐसी बात नहीं है, नागौर में भी लिया है और दूसरी जगह पे लिया है, कोटा में लिया है, जयपुर में भी लिए हैं। तो लिए हैं, ऐसी बात नहीं लिए अगर कहीं कहीं अड़चनें आई हैं, तो कहीं न कहीं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर हमारी अड़चनें आई होंगी, जो हमने उसको नहीं ले पाए हमारा कर्मचारी जाकर के। वरना टाइमली अगर हम करना चाहें तो उसको हम लेते ही हैं, ऐसी बात नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को तो इम्प्लीमेंट करना ही है हमको। उसमें कई मरते ऐसे हो जाता है, कभी पुलिस इमदाद नहीं मिल पाती है, कभी मौके पे कुछ नहीं हो पाता है, तो ये एक अलग बात है, बाकी तो हमने कब्जे लिए ही हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, बोर्ड मतलब पूरी ताकत लगाता है कब्जे हटाने के लिए, लेकिन कई कारण होते हैं जिससे वो बोर्ड उसको अंदर सफल नहीं हो पाता पूरी तरह। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कब्ज़ा ले लिया। कब्ज़े लेने के बाद जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो ये वाली है कि इमीडिएट हम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं। जब हमने ले लिया, खाली पड़ा है, मौका देकर के आदमी फिर उसके ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। हम अगर ये पॉलिसी बना लें कि आज हमने उसको ले लिया और लेने के बाद उसको इमीडिएट चाहे ऑक्शन के ज़रिए करें, नीलामी के ज़रिए करें या नेगोशिएट के ज़रिए करें, उसका हाथों-हाथ अगर डिस्पोज़ल कर देंगे, तो फिर ये समस्या हमारे सामने नहीं आती है। ये समस्या तब आती है जब हम उसको अभी कई मामले ऐसे हैं कि हमने कब्ज़े ले लिए, जिसकी चाबियाँ हमारे दफ़्तर में रखी हैं और हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे। आप अमल नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने जो 150 कमेटियाँ जो पिछले दिनों बनाई हैं, करीब 3-4 महीने पहले, उसमें विवाद जो हो रहे हैं, उसमें एक बड़ा विवाद जयपुर की जो रेज़िडेंसी मस्जिद को लेकर के हो रहा है। नई और पुरानी कमेटी को लेके हर जुमे के दिन वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। नई कमेटी को कोई चार्ज भी नहीं दिया गया है। तो ये क्या वजह है? ऐसा क्या डिस्प्यूट हुआ कि नई और पुरानी कमेटी को लेके? क्योंकि जहाँ तक मेरे को मालूम है, राजस्थान में इतना बड़ा डिस्प्यूट आज तक लगातार नहीं हुआ किसी मस्जिद कमेटी को लेकर के। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। कमेटियाँ बनाने का जो भी डिसीज़न होता है, वो राजस्थान वक्फ बोर्ड का होता है। बोर्ड की मीटिंग में कमेटी बनाई जाती है। बोर्ड निर्णय लेता है और बोर्ड का निर्णय जो है वो सर्वोपरि होता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो कमेटी बनी, हो सकता है उसके अंदर कोई खामियाँ रह गई हों, उसको भी दूर किया जाएगा, लेकिन जो कमेटी बोर्ड बनाता है, तो बोर्ड ही उसके ऊपर तबादला ख्याल कर सकता है। अब इसके अंदर जो मामला आया है, जैसे चेयरमैन साहब के लेवल की बातचीत है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि चेयरमैन साहब का अकेले का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये तो बोर्ड का रोल है, बोर्ड ही बनाता है कमेटी। बोर्ड बनाता है, बोर्ड के सामने जो नाम आए, हो सकता है उसके अंदर कोई नाम आ गए हों, कोई ऐसे भी नाम आ गए हों जिनके ऊपर शिकायतें थी। तो उसका तरीका ये वाला है कि उसको आइंदा बोर्ड की मीटिंग जब भी होगी, उस पर हम बहुत गंभीरता से और उसके ऊपर तबादला ख़्याल करेंगे और एक्शन भी लेंगे। अब रह गया सवाल इस बात का पुरानी कमेटी का, देखिए अब तक की तारीख में जो भी एजिटेशन हो रहा है, वो सारा का सारा उस पुरानी कमेटी का ही है और किसी का नहीं है। पुरानी कमेटी के अलावा लोग, नए लोग या कोई अवाम वहाँ के अभी तक इसके अंदर जिसको अपन ये कहें कि अवाम का एजिटेशन है, वो अवाम अवाम का एजिटेशन नहीं है, वो तो उन लोगों का एजिटेशन है जिनको वहाँ से डिस्प्लेस किया गया है। और आज तक की तारीख में अभी आपने फरमाया कि साहब नई कमेटी चार्ज नहीं ले सकी,
तो जो माहौल वहाँ उन्होंने क्रिएट कर रखा है, जैसे औरतों को लगा रखा है, ये कर रखा है, ये सभ्य लोगों के काम नहीं है। अगर वहाँ कोई बात हुआ, बोर्ड ने कोई फैसला कर लिया या बोर्ड का कोई मामला हुआ, तो जो कमेटी इस पर ऐतराज़ कर रही है, उस कमेटी की मियाद बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। उनको तो कोई वहाँ उसका मामला ही नहीं है बोलने का, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनको कोई ऐतराज़ है और कोई नाम गलत आ गए हैं इसके अंदर, तो आप बहुत अदब के साथ आप हम ज़हन में अब तो करीब-करीब सबके बोर्ड के सारे मेंबरान के सामने आ गया। लेकिन मैंने भी आपको साफ-साफ ये कहा है कि चेयरमैन साहब अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा बोर्ड को ही। तो जिस दिन भी बोर्ड की मीटिंग होगी, उस दिन इस मसले को पहली प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और मैंने चेयरमैन साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है, उनको मैंने एक सजेशन दिया है कि अभी अपने पास इतना वक़्त है आइंदा मीटिंग होने से पहले कि अपन सब मिल कर के वहाँ के मुकामी हज़रात और दीगर हज़रात जो वहाँ के हैं, उन लोगों से तबादला ख़्याल करके अच्छे साहिब-ए-ख़ैर लोग, ख़िदमतगुज़ार लोग, इबादतगुज़ार लोग, नमाज़ी लोग, ऐसे लोगों का हम नाम कलेक्ट करें और बोर्ड के मेंबरान के सामने रखें और उसके अंदर बिल्कुल तबादला ख़्याल करके फिर उस अफसरों उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। ये कोई इज़्ज़त आबरू का मसला नहीं है, जिसको इतना उछाल दिया कि अभी जो कुछ हुआ, देखिए मैं आपसे फिर एक बात कहता हूँ कि ये एक अलग बात है कि हमारे आपस में इख्तिलाफ हो सकते हैं और काम करने वालों के इख्तिलाफ हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, चेयरमैन साहब के हो सकते हैं, मेंबर साहब के भी हो सकते हैं, सबके होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस हद तक चले जाएँ कि अभी जो कुछ वक्फ बोर्ड में हुआ, आपने ताले लगा दिए, औरतों से जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए, चेयरमैन के चैम्बर में घुस कर के तोड़-फोड़ की गई। ये बिल्कुल जो है कानून के खिलाफ है, कभी भी किसी भी शख्स को एजिटेशन करने का हक है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में लेना, इसको कोई कानून अलाउ नहीं करता है और ख़ास तौर से आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इसमें तो हमारी बहुत कुछ ज़िम्मेदारी है। हमको बड़ा सँभल के हर कदम उठाना चाहिए और ये इस मामले को मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक भी अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो इसको एजिटेशन कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करें, जिसकी वजह से कौम को बदनामी का मामला करना पड़े। ये बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। कमेटी बोर्ड ने बनाई है। हम आपसे वादा करते हैं, जिस दिन भी बोर्ड की मीटिंग होगी, उस दिन इस पर ज़रूर तबादला ख़्याल किया जाएगा और अच्छी अगर हमसे कोई गलती हुई है ना, हम उसको सुधारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, ये जैसे करीब 4 महीने हो गए इसके विरोध प्रदर्शन को कमेटी बने हुए को। क्या जैसे बोर्ड जो अपनी रूटीन की मीटिंग करता है, इसके अलावा क्या ऐसे मामले को देख के राजधानी में सीएम हाउस के पास हर जुमे को धरना प्रदर्शन हो रहा है मस्जिद के आगे? तो क्या कोई ऐसी इमरजेंसी मीटिंग वगैरह बुला करके या कोई असले मसले का बोर्ड अचानक हल नहीं निकाल सकता इसका? बिल्कुल निकाल सकता है और ये वे चेयरमैन साहब को अब तक की तारीख में इमीडिएटली बोर्ड की मीटिंग बुला करके इसको रख करके इस मामले को निपटा देना चाहिए था। ऐसा कोई हमारे लिए बाउंड नहीं है कि हम बोर्ड की मीटिंग कब बुलाएँगे। हमको अगर ज़रूरत पड़ जाए इमीडिएट, तो हम 7 दिन के नोटिस के ऊपर भी और अर्जेंसी मीटिंग हो जाए तो इमरजेंसी मीटिंग भी बुला सकते हैं। ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर कि हम कोई कानून के बाउंड हो कि हम 2 महीने में ही मीटिंग बुलाएँगे या 3 महीने में उठाएँगे। जब हमको पता है कि एजिटेशन ज़बरदस्त हो रहा है और रोज़ाना ये माहौल ख़राब हो रहा है, तो इसका हल करने का वाहिद तरीका यही है कि चेयरमैन साहब बोर्ड की मीटिंग बुला लें और इस मसले को बोर्ड के सामने रख दें। बोर्ड खुले दिमाग से इसके अंदर चर्चा करके इस समस्या का हल कर दे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि आप वक्फ बोर्ड में कार्यवाहक चेयरमैन भी रहे हैं, 22-23 साल से आप मेंबर भी हैं, इलेक्टेड मेंबर और आपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अलग-अलग मीटिंगों में वक्फ जायदाद से मुताल्लिक आपने जो मीटिंगों में गए हैं। आप सरकारों से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वक्फ जायदाद के मामले में ऐसा क्या करे, क्या सहयोग करे कि ये जायदाद महफूज हो, इनका अतिक्रमण हटे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ना तो केंद्र सरकार और ना स्टेट गवर्नमेंट, इनको हमारी वक्फ जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल वक्फ एक्ट जो बनता है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के गठन तक सीमित है। वो हमको एक डायरेक्शन ये दे सकती है कि आप सेकुलर स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए बोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं कि वक्फ बोर्ड बर्बाद हो रहा है या आबाद हो रहा है। ये उन बोर्ड के मेंबरान की ड्यूटी बनती है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो इसका पैन उठाएं। और ये अल्लाह की इमलाक है। अल्लाह की इमलाक का ख़्याल रखना आपको ज़िम्मेदारी दी गई है। ये बोर्ड के मेंबरान के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो उसको समझें और समझ कर के हम सरकार के भरोसे कि हमारा इदारा नहीं चलेगा, ये तो हमको अपने ही पाँव पे खड़ा होने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे
और सारे काम करने पड़ेंगे तब जाके काम चलेगा। खाली बैठ के कमिटियाँ बनाने से या और काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो चलता रूटीन वर्क है, लेकिन असलियत यही है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जब ये जायदादें वक़्फ़ की थी उस वक़्त बहुत वीरानियत हुआ करती थी जहाँ ये जायदादें थी। आज क्राइम लोकेशन पर हमारी जाते-आते आ गई, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, करा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। उसको बचाने की, करने की, डेवलपमेंट करने की सारी ज़िम्मेदारी बोर्ड के मेंबरान की है। खाली 2 महीने में, 3 महीने में बोर्ड के मेंबरान आके मीटिंग करके चले जाएँ, इससे वक्फ बोर्ड का भला होने वाला नहीं है। ये बोर्ड की मीटिंग कितने अंतराल पे होनी चाहिए एक्ट के मुताबिक? कम से कम 2 महीने तो है ही। ले लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि हम 2 महीने में ही मीटिंग करेंगे या 3 महीने में मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस वक़्त ज़रूरत पड़ जाए, हमको अगर आधी रात को ज़रूरत पड़ जाए बोर्ड के हित के अंदर कोई काम करने की, तो इमीडिएट हम 24 घंटे के नोटिस पे, 36 घंटे के नोटिस पे बोर्ड के मेंबरान को कलेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आजकल तो बहुत साधन है, कहाँ दिक्कत आ रही है? बोर्ड की ही ज़िम्मेदारी है, बोर्ड के मेंबरान की वक़्फ़ जायदाद की हिफ़ाज़त करने की, उनके डेवलपमेंट की, उनका अतिक्रमण हटाने की, उसको अतिक्रमण होने से महफ़ूज़ करने की। लेकिन कहीं न कहीं कोताही बरती जाती है, वजह जिसकी जो भी हो। और किसी भी अगर विवाद को लेकर के वक़्फ़ जायदाद के मामले में बोर्ड अपनी इमरजेंसी मीटिंग अचानक कॉल कर सकता है 24 घंटे के नोटिस पे, 48 घंटे के नोटिस पे। लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।